तो देयर इज वन स्ट्रेटजी ऑफ माइंड जहां पर मुझे प्रोडक्ट को माइंड में नहीं रखना पड़ता है, मुझे सिर्फ ये माइंड में रखना पड़ता है कि मुझे टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। तो यहां से आप नोटिस करेंगे यहां पर आपको सेंसेक्स में वीकनेस देखने को मिली है। अराउंड 43 मिनट्स के अंदर आपको यहां पर 250 पॉइंट के आसपास का मूव सेंसेक्स में देखने को मिला है। यहां पर ऐसा तो है नहीं ना कि सीधा आपको प्रॉफिट ही देकर गई है स्ट्रेटजी। बीच में जब ये नीचे यहां पर आई थी 15 पॉइंट नीचे, या मान लेते कि वो 70 पॉइंट नीचे आई होगी, तो फिर आपकी दिल की धड़कनें क्या बता रही थी? फिर आप हो सकता है डर के मारे पोजीशन काट देते। लेकिन अगर आपने टेस्टिंग कर रखी होगी तो फिर आप पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करेंगे वहां से। बट सर अगर हम लो पकड़ रहे हैं तो वो अपने आप एक स्लिपेज काउंट कर ही लेता है। हाँ, वो स्लिपेज काउंट हो जाती है तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कोई नहीं करेगा। हर किसी ने ये सोचा है अभी तक कि इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अभी तक किसी ने सोचा नहीं इसमें लॉस कितना हो रहा है। हाई रिटर्न्स इन द मार्केट इज हाईली ओवररेटेड। व्हाट्स अंडररेटेड इज कंसिस्टेंसी। सर मैं स्ट्रैटेजी सीख सीख के थक चुका हूँ। हर कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी सिखा के जाता है। कोई बोलता है ये स्ट्रैटेजी सिर्फ निफ्टी में लगा सकते हो, कोई बोलता है ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बैंक निफ्टी में लगा सकते हो, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ सेंसेक्स में लगा सकते हो। तो आज मेरे को कोई एक ऑल इन वन स्ट्रैटेजी बताओ कि एकदम विराट कोहली टाइप्स की हर जगह अच्छा खेल ले। ओके, देखो वैसे तो शुभ, आई वुड अप्रिशिएट कि जितने भी लोगों ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ अगर किसी ने किसी एक प्रोडक्ट के लिए स्ट्रैटेजी बताई है, तो अब आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कि राहुल द्रविड़ सर ने कभी भी T20 नहीं खेला है या फिर बहुत ही कम खेला है। ठीक उस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने भी T20 बहुत ज्यादा नहीं खेला है जितना हार्दिक पांड्या ने और KL राहुल ने और रोहित शर्मा और विराट कोहली ने खेला है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर गेम पे फिट बैठती हैं। जैसे उनका जो स्टाइल है खेलने का, वो एक पर्टिकुलर गेम के लिए फिट बैठता है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्दो कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ही काम करे। इसका एक छोटा सा फ्लॉ ये है कि कभी कभी जब हम टेस्टिंग करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता हूं और मैं उसको किसी प्रोडक्ट पे टेस्ट करता हूं, अगर वो निफ्टी पे काम कर रही है और बैंक निफ्टी पे नहीं कर रही है, एंड फॉर दैट मैटर वाइस वर्सा, तो चांसेस इसके भी ज्यादा होते हैं कि वो अगर निफ्टी पे कर रही है और बैंक निफ्टी पे नहीं कर रही है, तो निफ्टी पे कहीं वो कर्व फिटिंग की वजह से तो फिट नहीं बैठ रही है, कि क्या पता मैंने पैरामीटर्स ऐसे डिजाइन करे हो कि निफ्टी पे उस समय अच्छा रिजल्ट आ रहा हो। तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपने कर्व फिटिंग ना कर रखी हो। अदरवाइज आपकी एक स्ट्रेटजी अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फिट बैठती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ रहा हूं। इसका प्रॉब्लम ये होता है, जो पहले मुझे भी आया करता था, कि हमें जब जब कभी भी एक स्ट्रेटजी मेरे माइंड में आती है तो मेरे सामने सिर्फ निफ्टी का प्रोडक्ट आता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने निफ्टी का चार्ट खुला होता है, मुझे स्कैल्पिंग करनी है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आता कि ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो निफ्टी के लिए फिट ज्यादा बैठती है या बैंक निफ्टी के लिए बैठती है, या फॉर दैट मैटर सेंसेक्स या स्टॉक्स के लिए होती है। तो यस, आई अंडरस्टैंड कि ये एक छोटा सा इशू है, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन भी है। अगर एक स्ट्रेटजी जेन्युइनली बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो स्ट्रेटजी किसी प्रोडक्ट पे फिट बैठती है तो वो अच्छी नहीं होगी, वो अच्छी हो सकती है, प्रोवाइडेड दूसरी स्ट्रेटजी के लिए वो ब्लेंडर ना करती हो। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी में उसका 60% सक्सेस रेट आता है तो बैंक निफ्टी में 20% ना आता हो सिर्फ। अगर यहां पर 60 आता है, वहां पर 55 आता है या 65 आता है, इट इज ओके। लेकिन ऐसी स्ट्रेटजीज अगर आप बना पाए या ऐसी स्ट्रेटजी अगर हम ट्रेड कर पाए जहां पर हमें यह ना सोचना पड़े कि कौन से प्रोडक्ट पे वो काम कर रही है, ऐसी स्ट्रेटजी में ट्रेड करना बहुत ईजी हो जाता है। स्पेशली एक बिगिनर के लिए उसको ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी पड़ती हैं। तो देयर इज वन स्ट्रेटजी ऑफ माइंड जहां पर मुझे प्रोडक्ट को माइंड में नहीं रखना पड़ता है, मुझे सिर्फ ये माइंड में रखना पड़ता है कि मुझे टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैं बहुत बार यूज करता हूं, रादर मैं ये बोलूंगा कि 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स मेरी स्ट्रेटजी जो है वो ये वाली रहती है। उसमें टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकते हैं। आप उसको स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसको इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसको स्विंग और पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्राइमरीली स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए यूज करता हूं। और ये स्ट्रेटजी सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में और स्टॉक्स में सभी में अच्छा काम करती है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है 1 मिनट चार्ट पे, 2 मिनट चार्ट पे, तो मैं प्राइमरीली इसको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में यूज करता हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं। जितने भी इंडाइसेस हैं वहां पर वो स्ट्रेटजी अच्छा काम करती है, स्पेशली ऐसे इंडाइसेस जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है। क्योंकि जितना बड़ा वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स एक महंगा प्रोडक्ट है तो उसमें मूवमेंट भी बड़ी बड़ी आती है, तो स्कैल्पिंग में ऐसी मूवमेंट कैच करना आसान रहता है आपके लिए 100 पॉइंट का मूव जल्दी मिल जाता है आपको। तो अभी एक स्ट्रेटजी ऐसी है जो मैं आपको बता सकता हूं, जो अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम करती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम करती है,
दो वो स्टॉक्स पे भी काम करती है, वो कमोडिटीज पे भी काम करती है, वो इंडाइसेस पे भी काम करती है, वो ऑप्शन प्राइसेस पे भी काम करती है। लेकिन आपको इसको यूज करना है किसी इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि वहां पर उसका सक्सेस रेट सबसे अच्छा रहता है। तो हम इस स्ट्रेटजी को यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए किस में स्टार्ट करें, सेंसेक्स में स्टार्ट करें? सेंसेक्स में करते हैं सर। परफेक्ट। तो सेंसेक्स में हमें अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सबसे मुश्किल टाइम फ्रेम जो है मैं वहां से स्टार्ट करता हूं, और अगर आपको लगता है कि आप इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप इसके टाइम फ्रेम को बढ़ा सकते हैं। ओके। तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्ट्रेटजी को स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद आप चाहें तो उसको 2 मिनट पे लेकर जा सकते हैं, 3 पे लेकर जा सकते हैं, 5 पे जा सकते हैं, अपने कंफर्ट 5 के पे हिसाब से। अपने कंफर्ट के हिसाब से। 5 पे जाने पर आपका ट्रेड काफी लंबा चल सकता है, क्योंकि हम इसको ट्रेल करेंगे। 1 के जाने पर, एज इन 1 मिनट पे जाने पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है। तो इसीलिए 1 मिनट के चार्ट पे या छोटे टाइम फ्रेम पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, अगर आप मल्टीपल पोजीशन में काम कर रहे हैं तो। ओके सर। अगर आपको किसी स्टॉक में भी काम करना है तो वहां पर भी स्ट्रेटजी काम करेगी। सिर्फ 2 कंडीशंस हैं। पहला कि वो प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, दूसरा वो प्रोडक्ट लिक्विड होना चाहिए। सो यहां पर ये सेंसेक्स का 1 मिनट चार्ट हमने अप्लाई कर दिया है। ओके। अब हमें यहां पर 2 चीजें समझने की जरूरत है। देखिए, आप तो शुभ आप ट्रेडिंग भी करते हैं और आपको कुछ एक लंबे पीरियड का एक्सपीरियंस भी है अभी यहाँ पर। ऑल्दो आप सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स मैंने नोटिस किया है ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं। करेक्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक वीकली ऑप्शंस में काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको फ्यूचर्स में करना पड़ रहा है। वो मंथली ऑप्शन में भी शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर आप बिगिनर हैं तो ये स्ट्रेटजी पहले मैं आपको समझा देता हूं कि काम क्या करेगी। ओके। इस स्ट्रेटजी का बेसिक क्या है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्ट्रेटजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस होता है। करेक्ट। और इसका थॉट प्रोसेस ये कहता है कि हमें, और मार्केट में 2 थॉट प्रोसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। पहला, या तो आप मार्केट में मोमेंटम कैच कर रहे हैं, और या फिर आप मार्केट में रिवर्सल कैच कर रहे हैं। ओके। तो मोस्टली इन 2 चीजों पे, या फिर मैं ये बोलूं कि मेरी स्ट्रेटजीज प्राइमरली इन 2 चीजों के अराउंड टिकी हुई होती है। या तो मैं रिवर्सल कैच करता हूं या मैं मोमेंटम कैच करता हूं। ये स्ट्रेटजी मोमेंटम कैच करेगी। ओके। अब यहां पर पहला थॉट प्रोसेस ये आता है कि अगर हमें मोमेंटम कैच करना है तो हमें ऑसिलेटर चाहिए होगा। शायद स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर हो सकता है, विलियम परसेंटेज आर हो सकता है, सीसीआई या कोई भी और ऑसिलेटर हो सकता है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर किसी ने कभी टेक्निकल को डिटेल में स्टडी किया हो और सिर्फ वो इंस्टाग्राम रील से पढ़कर ना आया हो, तो उन्हें यह बात समझ में आएगी कि टेक्निकल्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसमें थोड़ा सा ट्वीक किया जाए तो वो भी ऑसिलेटर या अपना रोल चेंज कर सकती हैं। ओके। जैसे सभी को यह मालूम है कि मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। करेक्ट। लेकिन आपको मालूम है मूविंग एवरेज इटसेल्फ भी ऑसिलेटर का काम कर सकता है। मूविंग एवरेज मार्केट में मोमेंटम किस डायरेक्शन में आ रहा है ये आपको बता सकता है। लेकिन 2 मूविंग एवरेजेस ऐसी हैं जो दुनिया जानती है सबसे ज्यादा, और मैं वही यूज करने वाला हूं। एक है हमारी सिंपल मूविंग एवरेज और एक है हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज क्या करती है? सिंपल मूविंग एवरेज सारे डेटा पॉइंट्स को, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 पीरियड मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं तो वो सारे डेटा पॉइंट्स को इक्वल वेटेज प्रोवाइड करती है। करेक्ट। तो अगर मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, एक नया पॉइंट ऐड करती है, तो पिछला वाला एक पॉइंट माइनस कर देती है, और दोनों की वेटेज सेम है। तो अगर मार्केट स्लोली मूव कर रही है तो मूविंग एवरेज स्लोली डायरेक्शन चेंज करेगी, मार्केट शार्पली मूव कर रही है तो मूविंग एवरेज शार्पली अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो करंट प्राइसेस को ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करती है। करेक्ट। अब मैं, जिनको नहीं मालूम है, वैसे तो ईएमए सबको मालूम होता है, लेकिन मैं स्टिल आप बता देता हूं यहां पर कि इसका रोल क्या है। कि कश्मीर में अगर आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो एवरेज टेम्परेचर मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। बिल्कुल। लेकिन अभी आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो इस सीजन का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है। तो आप ज्यादा गर्म कपड़े उठाकर जाएंगे या कम गर्म कपड़े उठाकर जाएंगे? गर्म कपड़े। ज्यादा एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। इस समय का एवरेज टेम्परेचर कम है। तो आपने रीसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज प्रोवाइड कर दी है। तो अब अगर मार्केट थोड़ा सा भी शार्प मूव करती है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा शार्प मूव कर जाती है। अभी तक हमने पढ़ा है फॉर एग्जांपल 50 और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, उसे कहते हैं गोल्डन या डेथ क्रॉसओवर। बिल्कुल। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर देती है, इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर ये सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है हमारे सामने। मैं लगाता हूं मूविंग एवरेज, एक सिंपल मूविंग एवरेज, और एक मैंने अप्लाई किया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी टाइम फ्रेम लगा के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लगाई हाइपोथेटिकली 50 पीरियड की, और ये है रेड कलर की, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी मैंने लगाई
50 पीरियड की, और ये है हमारी ब्लू कलर की। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। YouTube पे बहुत सारी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज देखकर और बहुत सारा कंटेंट लेकर आप स्कैल्पिंग के बारे में जान तो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। ये सीखकर ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सच में अगर आप स्कैल्पिंग में एक प्रॉफिटेबल करियर बनाना चाहते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी टाइमिंग पे और अपने एग्जीक्यूशन पे। और ये सब आप सीख सकते हो मेरे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में, जो कि upsurge.club पे लाइव है। यहां पर आप स्कैल्पिंग के सिर्फ बेसिक रूल्स, स्ट्रेटजीज या चेक्स नहीं सीखते हैं, आप यहां पर सीखते हैं एग्जैक्ट स्ट्रेटजी वो किस तरीके से काम करती है, कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करती है, ये सारी चीजें कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सब आपको मिलेगा मेरी 4 स्ट्रेटजीज में, जहां पर ये चारों स्ट्रेटजीज आपको बताती है राइट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और प्रिसाइज टारगेट्स। सो अगर आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। कभी भी अगर मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होगा, जैसे यहां से अभी ये ट्रेंड रिवर्स हुआ भी नहीं है, तो यहां पर आप नोटिस करेंगे तो ये ब्लू कलर वाली मूविंग एवरेज जो है वो रेड वाली को लीड करना स्टार्ट कर देगी। जहां पर इसका क्रॉसओवर हो रहा है, मैं आपको ये दिखाता हूं। जब ये ट्रेंड पलटा तो ये ब्लू वाली मूविंग एवरेज विच इज EMA, ये पहले नीचे आ गई है। यहां से इसने पहले बियरिश डायरेक्शन में चली गई। इस पीरियड पे अगर आप नोटिस करेंगे तो SMA अभी भी ऊपर जा रही थी, रेड कलर वाली, जबकि EMA नीचे आ गई थी। तो EMA यहां पर लीडिंग इंडिकेटर का काम कर सकती है। तो अगर ये क्रॉसओवर होता है तो यहां से आप नोटिस करेंगे यहां पर आपको सेंसेक्स में वीकनेस देखने को मिली है। करेक्ट। अराउंड 43 मिनट्स के अंदर आपको यहां पर 250 पॉइंट के आसपास का मूव सेंसेक्स में देखने को मिला है। यहां पर ठीक उस तरीके से यहां पर एक बियरिश सा क्रॉसओवर आया था, फिर उसके बाद वो वापस ऊपर चली गई और यहां से मार्केट वापस ऊपर चली गई। बट सर, आपको नहीं लगता कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में EMA देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि मेरे को ऐसा मल्टीपल पॉइंट्स दिखे जहाँ पे EMA भाग गई थी, बट फिर सिंपल मूविंग एवरेज नीचे ही जा रही थी और फिर बाद में वापस से मार्केट नीचे आ गया तो EMA भी नीचे आ गई। एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए इसके साथ एक फिल्टर लगाना जरूरी होगा। बिल्कुल। तो यहां पर मैं फिल्टर ऐड करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस क्या है। अभी हमारा एक थॉट प्रोसेस ये है और हम किसी एक चीज पे रिलाई नहीं करेंगे। देखिए, प्राइस एक्शन अपने आप में एक इतनी स्ट्रांग चीज है कि हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं सिंगुलरली। प्राइस एक्शन की प्रॉब्लम ये है कि वो सब्जेक्टिव है। अब क्योंकि हमारी जो डिस्कशन चल रही थी ऑफ कैमरा के हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि एक बिगिनर स्कैल्पिंग कैसे कर सकता है, तो प्राइस एक्शन उसके लिए बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं ऑब्जेक्टिव वाली स्ट्रेटजी शेयर करूं यहां पर। इसीलिए मैं यहां पर इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इसको करके आप फिल्टर कर सकते हो इससे कि ये आपका ट्रेड लेने का टाइम आ सकता है। अभी आएगा या नहीं आएगा हमें आइडिया नहीं है उसका, लेकिन आ सकता है यहां पर। और हां, ये भी है कि यहां से अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप किसी और प्रोडक्ट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये एक जो कंडीशन है ये आपको स्टॉक्स फिल्टर करने के काम भी आएगी। तो यहां पर दो चीजें फुलफिल करेगा हमारा ये। पहला, ये मेरे स्टॉक को फिल्टर करने का काम करेगा। दूसरा, ये मुझे अलर्ट कर देगा कि यहां पर ट्रेड आ सकता है। ट्रेड लेना नहीं है अभी। अब यहां पर हमें इंश्योर करना है कि मार्केट में एक क्लियर मोमेंटम आया है, नहीं आया है। तो ये तो हुआ एक प्रॉक्सी मोमेंटम इंडिकेटर। अब हमें चाहिए एक रियल मोमेंटम इंडिकेटर। ओके। तो रियल मोमेंटम में हम कोई भी मोमेंटम ऑसिलेटर यूज कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा से इस बात के फेवर में रहा हूं कि आप मूविंग एवरेज का कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं ट्रेंड ढूंढने के लिए, ये मैटर करता है। तो आपको चाहिए क्या स्ट्रेटजी के अंदर? आपको चाहिए ट्रेंड, आपको चाहिए 2 कंफर्मेशन मोमेंटम वाली। तो मैंने मूविंग एवरेज को 2 तरीके से यूज किया है। पहले तो ये मुझे ट्रेंड कंफर्म करके बताएगा, दूसरा मुझे ये भी बता रहा है EMA और SMA यूज करके कि मार्केट में मोमेंटम आ रहा है। लेकिन मोमेंटम के लिए हम एक चीज और यूज करेंगे, और यहां पर मैं यूज करता हूं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI भी एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। बिल्कुल। अगेन यहां पर चाहे तो आप विलियम परसेंटेज R यूज कर सकते हैं, CCI यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कुछ भी यूज करना शुरू कर देंगे ऑल ऑफ अ सडन। आपको बैक टेस्ट करना चाहिए कि कौन सा, किस स्ट्रेटजी के अंदर कौन सा पैरामीटर फिट बैठता है। विदाउट कर्व फिटिंग, ओवर फिटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन से पैरामीटर पे ब्रॉडली अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ज्यादातर लोग ऐसी स्ट्रेटजीज के बहकावे में आ जाते हैं, और मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कोई गलत समझा रहा है या सही समझा रहा है। पॉइंट ये है, आप खुद भी अगर बैक टेस्टिंग करते हैं तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि 20 EMA पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जबकि अगर आप 18 EMA यूज करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही खराब हो जाता है। या फिर
2 मिनट पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन 4 मिनट पे रिजल्ट खराब हो जाता है। बिल्कुल होता है सर। अगर रिजल्ट में माइनर चेंजेस होते हैं तो स्ट्रेटजी यूजेबल है। अगर 2 मिनट और 4 मिनट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है तो मतलब स्ट्रेटजी में ही प्रॉब्लम है यहां पर। इसका मतलब यह है कि हमारी स्ट्रेटजी ओवरफिट हो रखी थी। ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने आपको यह बोला है कि स्ट्रेटजी 2 मिनट्स पे काम करती है तो वो गलत बोला है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो स्ट्रेटजी 2 मिनट्स पे काम करती है तो 3 पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर से रिजल्ट आएंगे। ये भी हो सकता है किसी पढ़ाने वाले ने आपको ये बोला हो कि 2 पे सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं, 3 पे उतने अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन अगर 2 पे बहुत अच्छे आ रहे हैं और 3 पे खराब आ रहे हैं तो मतलब स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है। ओके। तो ठीक उस तरीके से एक स्ट्रेटजी बड़ी वॉलेटाइल या लिक्विड होनी चाहिए आपकी। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर भी आपने जो ईएमए यूज करी, अपनी मर्जी से जो मर्जी यूज कर लेना। ऑल्दो मैं पर्सनली 20 पीरियड ईएमए यूज करता हूं, बट आप चाहे तो 50 यूज कर सकते हैं, 15 यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको ये बात याद रखनी होती है कि जितने छोटे नंबर्स होंगे, जितना छोटा टाइम फ्रेम और जितने छोटे इंडिकेटर्स के नंबर होते हैं, उतना आपके ट्रेड ज्यादा बनते हैं और सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज होता है। बिल्कुल। बड़ा टाइम फ्रेम और बड़े इंडिकेटर यूज करेंगे तो ट्रेड्स कम बनेंगे, सक्सेस रेट ज्यादा बढ़ेगा, नेट नेट रिजल्ट आपका बराबर सा आएगा। ओके। तो यहां पर हमने आरएसआई को यूज किया। आरएसआई की एक प्रॉब्लम यह है कि ये ओवरबॉट बहुत कम होती है। ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको ओवरबॉट थोड़ा सा जल्दी बना देते हैं अपने लिए। तो पहला, इसके इनपुट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं सो दैट ये मुझे नंबर ऑफ ट्रेड्स बार बार ना दे। अगेन 14 यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है, 21 भी यूज कर सकते हैं, 20 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 28 यूज करने पर एक ऑप्टिमम सा डिसेंट सा रिजल्ट आता है कि हमें ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं मिलते, मुझे ज्यादा ट्रेड्स नहीं चाहिए, मुझे अच्छे ट्रेड्स चाहिए। अगेन आप 30 यूज करो, 25 यूज करो, 20 यूज करो, जो मर्जी यूज करो, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको मुझे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑप्टिमम चाहिए, और मेरे ख्याल से स्कैल्पिंग के ऑप्टिमम ट्रेड्स होते हैं दिन में 1 या 2, मुझे 10 ट्रेड्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 10 ट्रेड्स आएंगे तो वो 20-20 पॉइंट के आएंगे, कोई फायदा नहीं है उसका करने का। तो मैं एक ही बार 70-80-100 पॉइंट पकड़ना चाहूंगा यहां से। बिल्कुल। और सर लेकिन ये 28 नंबर आप कैसे पहुंचे इस तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 14 के बाद में सीधा 28 ही किया था, तो मैंने अच्छा, डबल सिर्फ किया था डबल उसको। किया आपने। मैंने सिर्फ डबल ही किया था उसको। हो सकता है इसके रिजल्ट लेट्स से 112 पे और अच्छे आते हो, इसके 4 गुना पे और अच्छे आते हो, लेकिन 28 में मुझे डिसेंट रिजल्ट मिल रहे थे जो कि मेरे काम के थे, तो मैंने इसको 28 पे रखा। 14 पे भी रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा मिल रहे थे, तो मैं 14 नहीं यूज कर रहा वहां पर। और यहां पर अगेन मैं इसको थोड़ा सा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जल्दी बनाना चाहता था, तो मैंने पैरामीटर को थोड़ा सा यहां पर चेंज कर दिया। अगेन बहुत ही नेचुरल से पैरामीटर है कि 70 से नीचे आएंगे तो मैं 69 68 पे तो चेक करूंगा नहीं, मैंने 65 पे चेक किया उसको। तो यहां पर ये हमारी स्ट्रेटजी बन जाती है। अब यहां पर हमें ट्रेड करना कब है, अब हम आते हैं ट्रेड के रियल पॉइंट्स पे। बिल्कुल। तो यहां पर हमें ऐसा एरिया चाहिए जब जो भी आप ईएमए यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 20 पीरियड कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि मैंने ये भी बताया कि आप चाहें तो 50 भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको 50 भी यूज करके दिखाऊंगा यहां पर। तो मुझे चाहिए ऐसा एरिया जहां पर मोमेंटम स्टॉक में ऑलरेडी बिल्टअप हो रखा हो। ओके। स्टॉक मतलब जिस भी प्रोडक्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं और जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं। ये कैसे पता लगेगा कि मोमेंटम बिल्ड हो रखा है? ये मोमेंटम बिल्ड हुआ था जब हमारा ईएमए एसएमए के ऊपर गया था। यहां पर अगर आप नोटिस करें तो हमारा ईएमए एसएमए के ऊपर यहां पर चला गया था। ऊपर हमारे नंबर शो हो रहे हैं, ईएमए था 83,624 पे और एसएमए था 83,620 पे। तो यहां पर जिन व्यूअर्स को नहीं पता वो यहां पर जाके देख सकते हैं। यहां पर मेरा मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हो गया था। आरएसआई ने मोमेंटम बिल्ड के बारे में मुझे बताया यहां पर, इस कैंडल पे, जहां पर उसकी वैल्यू आ रही है 66.70। सो यहां पर मेरा जो मोमेंटम बिल्ड हुआ, अब इसके बाद इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं जब ट्रेड लेता हूं तो मुझे 138-145 पॉइंट के आसपास का मुझे यहां से ट्रेड मिलता है। बिल्कुल। अब इसमें से आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इस बीच में आरएसआई तो नीचे आ गई, तो मोमेंटम तो फिजल आउट हो गया, तो हमें एग्जिट नहीं करना। आरएसआई को सिर्फ एंट्री के लिए यूज किया था, आरएसआई को एग्जिट के लिए यूज नहीं करेंगे। करेक्ट। फिर आपका एक फॉलोअप क्वेश्चन और आ सकता है कि यहां पर जो मूविंग एवरेज जिसने हमें पहला ट्रेड दिया था वो भी तो फिजल आउट हो गया। यहां पर रेड वाली मूविंग एवरेज एसएमए ऊपर चली गई है, तो ये भी सिर्फ एंट्री के लिए यूज हुई थी। अब एग्जिट के लिए क्या यूज होगा? पहला, क्योंकि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं अप्रोक्सीमेटली 80 से 100 पॉइंट के बीच में बड़े प्रोडक्ट के अंदर। प्लस अब यहां पर अगर मुझे बड़ा ट्रेड मिलेगा तो मैं ना तो आरएसआई के बेसिस पे एग्जिट करूंगा,
ना मैं ईएमए के बेसिस पे एग्जिट करूंगा, मैं उसको ट्रेल करूंगा, पूरा प्रॉफिट लेना चाहूंगा सुपर ट्रेंड के बेसिस पे। तो जब तक सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है तब तक पार्शियल पोजीशन होल्ड करके रखिए। अप्रोक्सीमेटली 65% मतलब 2/3 ऑफ द पोजीशन आप यहां पे 100 पॉइंट के आसपास एग्जिट कर जाइए और बाकी प्रॉफिट को ट्रेल कर लीजिए सुपर ट्रेंड के साथ। अगर आपने इसको यहां से ट्रेल किया होता तो इस कैंडल के नीचे आपने एग्जिट करना है। तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर आपको 20 पॉइंट मिले हैं नेट नेट। पहले आप 65% पोजीशन, 2/3 पोजीशन आप यहां पे 100 पॉइंट पे बुक करके आ चुके हैं, बाकी को आपने ट्रेल किया तो मैं मान लेता हूं कि आप यहां पर कॉस्ट पे एग्जिट हो गए हैं। 20 पॉइंट्स को हम यहां पर इग्नोर कर देते हैं कि वो हमारी ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस चले गए हैं। वैसे सेंसेक्स में हमारी जो ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस मिला के सारा अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 पॉइंट्स के आसपास हमारे जाते हैं, लेकिन मैंने यहां पे बाइंग सेलिंग मिला के, लेकिन मैंने यहां पर 20 पॉइंट के आसपास मान लिए हैं। तो मेरी 2/3 पोजीशन जो है वो 100 पॉइंट पे बुक हुई और बाकी जो थी वो ब्रॉडली मेरी कॉस्ट में निकल गई। बिल्कुल। अभी हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रादर बहुत सारे एग्जांपल देख लेते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। मूविंग एवरेज चेंज करनी है तो मूविंग एवरेज चेंज करके भी देख लेते हैं। तो पहले हम 1 मिनट चार्ट पे ही देखते हैं, उसके बाद हम किसी और प्रोडक्ट पे भी चलेंगे। एज आई सेड, जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन हुआ था कि ये एक फ्लूइडिक, एक लिक्विड टाइप की स्ट्रेटेजी है जो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। तो यहां पर देखते हैं, फिलहाल यहां पर मार्केट नीचे चल रही है तो मोस्ट लाइकली सेल ट्रेड मिलेगा। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर RSI 35 से नीचे नहीं गया था, यहां पर सेल ट्रेड था, RSI 35 से नीचे गया लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। ओके। 11:15 बजे वाला जो ट्रेड होता है, एज एन 9:45 के बाद जो ट्रेड मिलते हैं वो जनरली अच्छे ट्रेड्स रहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ये ट्रेड मिलता तो अच्छी बात थी, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले रहे हैं। सारी कंडीशंस मीट हो रही थी, सिर्फ लो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 34.24 है, लेकिन अगेन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। फिर दोबारा इसी दिन पे अगर हम यहाँ पर देखें, अप्रोक्सीमेटली 1:17 पे मुझे ट्रेड मिला है। मूविंग एवरेज ने सेल ऑलरेडी दे रखा था, ये मेरा लो भी ब्रेक होता है अगली कैंडल के अंदर। सो ये 83,391.28 एज इन स्लिपेज हटा देते हैं इसके अंदर, तो 83,390, 83,380 के आसपास मैंने इस ट्रेड को इनिशिएट किया। बट सर अगर हम लो पकड़ रहे हैं तो वो अपने आप एक स्लिपेज काउंट कर ही लेता है। हाँ, वो स्लिपेज काउंट हो जाती है। यस, क्योंकि हम लोग जब एक्चुअली ट्रेड करेंगे तब तो नीचे जाते ही हम बाय कर लेंगे। यस, शॉर्ट सेल कर देंगे। यस, एब्सोल्युटली। बट स्टिल टू बी ऑन द सेफ साइड, मैं हमेशा जब बैक टेस्टिंग करता हूं किसी स्ट्रेटेजी की तो मैं उसको वर्स्ट के सिनेरियो में ही कंसीडर करता हूं। ओके। तो इसलिए मैं लो के भी नीचे स्लिपेज ऐड करके ही अपने ट्रेड की बैक टेस्टिंग करता हूं, एज इन कोई भी स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग करता हूं मैं। ओके। तो अब यहां से हमने एक ट्रेड को इनिशिएट किया और ये अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के अंदर मुझे 126 पॉइंट मिल रहे हैं। मुझे 126 पॉइंट नहीं चाहिए थे, मुझे मान लो 100 पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली। बिल्कुल। और अब एक और चीज है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आऊंगा। ये हमने पिछले वाले टाइम पे हम डिस्कस करना भूल गए थे, तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आऊंगा। अब मेरा यहाँ पर लॉस तो नहीं होगा फॉर श्योर। करेक्ट। और सर लेकिन अगर हम मतलब एग्जिट क्राइटेरिया हमारा सुपर ट्रेंड है तो वो एनीवेज हमारा लेके जाएगा, वो लेके ही जाएगा वहां पे। बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हम सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, ऑल्दो सेंसेक्स हैज स्टेबलाइज्ड अ लॉट एज अ प्रोडक्ट इन द लास्ट 1 ईयर, लेकिन लास्ट ईयर आपको याद होगा तो बहुत सारे लोगों के सेंसेक्स में लॉसेज हुए थे क्योंकि स्पाइक बहुत ज्यादा लगते थे ऑप्शंस के अंदर। ओके। तो हो सकता है कि कुछ लोग इसमें ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो ऑप्शन में स्पाइक अभी भी लग सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर मैं ऑल द फ्यूचर्स प्रेफर करता हूं इसके अंदर, लेकिन अगर कोई ऑप्शन में काम कर रहा है तो उसको भी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे वहां पर, क्योंकि स्ट्रेटेजी स्कैल्पिंग की है तो इसलिए थीटा डीके को होगा नहीं कोई ज्यादा 15-20 मिनट के अंदर। तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर पुट बाय कर लूं और थीटा डीके की वजह से मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा। तो इंट्राडे में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो स्विंग और पोजिशनल में होता है ऐसा ऑप्शंस के साथ। तो यहां पर अब ये देखिए, अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते सुपर ट्रेंड से ही मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। ये सुपर ट्रेंड की बहुत अच्छी आदत होती है, मतलब एक बहुत अच्छा फीचर है। अब यहाँ पर देखिए आपको 200 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से 150 पौने 200 पॉइंट के आसपास अगर आपको मिल रहे होंगे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि हम स्कैल्पर हैं। 25 मिनट के अंदर आपको 200 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर, आप यहां से लेके निकल सकते हैं उसके अंदर। अगर हम 15 पॉइंट के भी स्लिपेज मान के चलेंगे, 185 पॉइंट्स आपको सीधे सीधे यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके। एंड सर हम ये फ्यूचर्स में कर रहे हैं और अगर वही कोई ऑप्शंस में करना चाहे इसे तो कर सकते हैं, ऑप्शन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिलते हैं।
ओके। मंथ एंड में जब एक्सपायरी बिल्कुल पास होती है तो ट्रेड्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस समय ऑप्शन का 3 डे बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा होता है। और अगर आपको ऑप्शन में काम करना है तो आई वुड सजेस्ट यू फिर सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी चूज कीजिए। फिर आप क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, तो वहां पर आपका ऑप्शंस का जो मूव आएगा उसमें आपको स्लिपेज की वजह से पैसा कभी लूज नहीं होगा। ओके। इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अ स्टॉक ऑप्शन और एनी अदर थिंग, मतलब आप ये भी सोच सकते हैं, शायद हमारे कुछ व्यूअर्स सोचेंगे कि 5 मिनट चार्ट पे लगा के इसमें ऑप्शन में काम कर लेते हैं स्टॉक के। दैट इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आपको स्टॉक में काम करना है तो फिर आप कम से कम 15-30 मिनट्स पे आओ। अगर आपको उसके ऑप्शन में काम करना है तो 1-2 दिन के अंदर आपको अच्छा मूव वहां पर देखने को मिल सकता है, मतलब बीटीएसटी टाइप ऑफ चीज वहां पर मिल सकती है। अभी के लिए आई वुड सजेस्ट कि किसी ने भी अगर स्टार्ट करना है तो उसको फ्यूचर से स्टार्ट करें वहां पर। तो सर अब हाँ। अभी हमने 1 मिनट पे तो देख लिया, सर इसे 5 मिनट पे शिफ्ट करके देखें, तो एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा सर। श्योर, 5 मिनट्स पे चलते हैं। सेम प्रोडक्ट, हाँ सर, एक बार सेम सेम प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर लेते हैं, फिर हम किसी और प्रोडक्ट पे भी चलेंगे। फिर हम निफ्टी बैंक में चलेंगे, वहां पर ईएमएस की वैल्यू बदलेंगे, मूविंग एवरेज की वैल्यू बदल के देखते हैं। परफेक्ट, वापस चलते हैं। हाँ, तो ये है सेंसेक्स 5 मिनट्स का चार्ट, और यहां पर देखिए, यहां पर आपका सारी कंडीशन मीट हो रही है। अब इसके बाद हमारा जो लो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे 20 मिनट के अंदर, बहुत ही खराब ट्रेड रहा हमारा ये वाला। बिल्कुल। मार्केट नीचे गई, वैसे तो मार्केट यहीं पर, अच्छा ये 5 मिनट्स का चार्ट है, तो 5 मिनट्स के चार्ट में तो हमें जो कैंडल है वो बड़ी बड़ी दिख रही है यहाँ पर, इसीलिए मुझे वो लग रहा था। सो अगली ही कैंडल के अंदर, 2 कैंडल्स के बाद 10 मिनट के अंदर हमारा 140 पॉइंट्स के आसपास का आ गया है। तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो आप आराम से 100 110 पॉइंट्स के आसपास, 120 पॉइंट के आसपास यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर 80 टू 100 के आसपास का आपका रेशो रहेगा। अगर आपका टाइम फ्रेम बढ़ाते जा रहे हैं तो अपने टारगेट्स को भी वहां पर बढ़ाते रहिएगा। अगर मूविंग एवरेज बढ़ा रहे हैं वो भी अपने टारगेट्स को बढ़ाते रहिएगा। ओके। अब लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर सबके लिए बताना थोड़ा मुश्किल है, ये नंबर आपको एक्सपीरियंस से आएगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि सेंसेक्स अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं और 20 EM में यूज कर रहे हैं, देखिए RSI में कोई चेंज नहीं करना है। फ्लूइडिस जो लिक्विड नेचर है वो सिर्फ EMA का चेंज करेंगे वहां पर, Okay. और कोई वहां पर चेंज नहीं करने वाले। सो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 80 टू 100 पॉइंट्स के आसपास का आपको टारगेट लेना है। ओके। 5 मिनट्स के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 100 से 120 125 पॉइंट के आसपास आप चले जाइए। ओके। अगर आप आर्ली चार्ट पे जा रहे हैं और इसको स्विंग ट्रेड बना रहे हैं तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि, क्योंकि वो आज टारगेट आपका नहीं आएगा, तो कल तक के लिए आप 400-500-600 पॉइंट के आसपास का टारगेट बना सकते हैं वहां पर। लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो है वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा कि मुझे कहां पर बुक करना है, कि 80 पे करना है या 85 पे करना है। वो सबकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग होती है। तो मैं एक ब्रॉडर रेंज दे रहा हूं, 80 टू 100 के आसपास आपका प्रॉफिट मिल जाएगा वहां पर। उसका सक्सेस रेट आप ये मान के चलिए कि 7 7.5 बार, या फिर मैं बोलूंगा 70 टाइम्स आउट ऑफ 100 आप 100 रुपए लेकर निकलेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर, और आप 80 रुपए लेकर निकलेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि 100 पॉइंट अगर हम बुक कर रहे हैं तो हमें ये मिला अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के अंदर, और बाकी पोजीशन हमने यहां पर ट्रेल कर ली थी। एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया तो हमने यहां पर ट्रेल कर ली थी। अब आप यहां पर देखिए, इसी लेवल पर सुपर ट्रेंड पे ऊपर जाने से पहले मेरा स्टॉप लॉस यहां पर कट जाता है और मैं पूरी पोजीशन से यहां पर एग्जिट कर जाता हूं। बिल्कुल। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर हम। सर अब कमोडिटी चेंज करें, प्रोडक्ट चेंज करें मतलब। श्योर। तो अब हम यहां पर बैंक निफ्टी पे चले और बैंक निफ्टी पे 5 मिनट्स यूज करें। बिल्कुल। तो बैंक निफ्टी आप नोटिस कीजिए कि वो सेंसेक्स से अप्रोक्सीमेटली 2/3 लेवल की है। तो टारगेट्स भी उसी तरीके से हम प्लेस कर लेंगे। तो वहां पर अगर हम 100 रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहे थे तो यहां पर हम 70 रुपए के आसपास का या 65 रुपए के आसपास, 70 रुपए के आसपास का हम प्रॉफिट बुक करेंगे यहां पर। ओके। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहां पर अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 125 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर रहे थे तो यहां पर हम 100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। लगभग सर मैं कह सकता हूँ 0.1% के आसपास, जो भी कम, स्कैल्पिंग के अंदर 0.1% आप जो भी उसको बुक प्रोडक्ट का करेंगे। साइज है उसका 0.1% हम कह टारगेट सकते करते हैं, हैं कह सर। सकते हैं, यही नंबर अप्रोक्सीमेटली मैं सोचता हूं। लेकिन अगेन, अब यहां पर मैं ये नंबर बोल क्यों नहीं रहा था, या नहीं क्यों मैं जनरली कोट क्यों नहीं करता अपने माइंड के अंदर भी, क्योंकि कमोडिटीज कम वॉलेटाइल होते हैं कंपेयर टू इक्विटी। मैं सेम स्ट्रेटजी सिल्वर में भी लगाता हूं। ओके। सिल्वर इक्विटी से कम वॉलेटाइल होती है, कभी कभी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, बट ब्रॉडली जो है सिल्वर की मार्जिन रिक्वायरमेंट आप नोटिस करेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी से कम होती है। निफ्टी की मार्जिन रिक्वायरमेंट 11-12% के आसपास की होती है, बैंक निफ्टी की 14-15% के आसपास की होती है, सिल्वर की 9-9.5% के आसपास की होती है। तो वो कम वॉलेटाइल होती है, तो वहां पर हम वो वाला टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। और बिल्कुल। अगर बाय चांस अभी के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रेड बन गया होता, यहां पर मेरा EMA SMA से ऊपर रहा होता, तो करना क्या था, क्योंकि स्टॉप लॉस तो कटा नहीं है हमारा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो हम यहां पर ये लास्ट कैंडल से पहले
3:20 के आसपास हम अपनी पोजीशन से यहाँ पर एग्जिट कर जाते, तो या तो हमें 25 पॉइंट का नुकसान होता या हमें 50 पॉइंट के आसपास का नुकसान होता और हम 3:15 बजे के आसपास मार्केट से बाहर हो जाते। अगर हम ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर इनिशिएट हो जाती तो, जो कि नहीं हुई है, एंड यू जज्ड इट एब्सोल्युटली राइटली। अब यहाँ पर देखते हैं, ये रही हमारी स्ट्रेटेजी। यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी इनिशिएट हुई थी जुलाई में और अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट मुझे मिल गए यहाँ से। बिल्कुल सॉर्टेड है। और ये सारा मेरे ख्याल से मैंने ये जुलाई से स्टार्ट किया है या कभी जून से स्टार्ट किया है, तो जस्ट टू एंश्योर कि हम जितना सेबी की रिस्ट्रिक्शंस में रहकर, सेबी की कंडीशंस के अंडर रहकर जितना लाइव डेटा देख सकते हैं वो सारा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट सम चेरी पिकिंग सम एग्जांपल्स। तो स्टॉप लॉस का एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन स्टॉप लॉस फिलहाल जुलाई के बाद से तो बहुत ही कम ऐसा हिट हुआ है। सो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि अभी भी, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड एनी ट्रेड जिसमें मैं आपको स्टॉप लॉस दिखा सकूं। तो अब यहाँ पर देखिए, इस जगह पर आपका ये ट्रेड इनिशिएट हुआ था। अब तो सारी कंडीशन मीट हो रही है हमारी, तो यहाँ पर मैं इसको परचेज करूंगा और अभी मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ है। इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, तो 3:20 के आसपास हम 40 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। बट सर इस बार हम 40 पॉइंट में ही क्यों? क्योंकि इंट्राडे स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग है ना, और दिन खत्म हो गया हमारा, तो 3:20 में हमारा दिन मार्केट खत्म खत्म हो हो गया, गया। इसके लिए दिन ने हमें बचा लिया। हाँ, सो आई वांटेड टू शो यू, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कटेगा तो मैं दिखाना चाहता था, लेकिन दिन खत्म हो गया तो हमें कुछ भी नहीं हुआ। 40 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर मान लेते हैं कि 10-15-20 पॉइंट हमने दे दिए होंगे और 15-20 पॉइंट हम लेकर आ गए होंगे अपने। एग्जैक्टली वहीं पे ही निकल गया अपने। तो एग्जैक्टली इस तरीके से काम करती है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज कीजिए, 2 मिनट टाइम फ्रेम यूज कीजिए। हमने 1 मिनट भी कर लिया, 5 मिनट भी कर लिया, सेंसेक्स भी कर लिया, बैंक निफ्टी भी कर लिया, हमने सारी चीजें यहाँ पर यूज कर ली हैं। हैवी प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं, लिक्विड होना चाहिए प्रोडक्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट लिक्विड नहीं है तो फिर आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, बट सर आज की तारीख में मतलब सेंसेक्स, बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, यस। इनको आप यूज कर सकते हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। बट अगेन ज्यादातर केसेस में क्या होता है शुभ के, कभी कभी जब आपकी स्ट्रेटजी अच्छी चलती है, रादर कभी कभी क्या, जब भी स्ट्रेटजी अच्छी चलती है, तो मैंने नोटिस किया है, हम अपने इवेंट्स में भी जब जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो वो इस स्ट्रेटजी को बिना टेस्ट किए 36 प्रोडक्ट्स में और यूज करना शुरू कर देते हैं। ओके, मतलब आप बोल रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स बाय करने मत चले जाना। हाँ, तो उसके लिए टाइम फ्रेम अलग चाहिए होगा। मैं तो हमेशा से ये बात बोलता हूं कि आपको कोई भी स्ट्रेटजी अगर यूज करनी है तो पहले स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लीजिए। वो स्ट्रेटजी चाहे मैंने दी है आपको या किसी ने भी बना के दी है, रादर आपने खुद भी बनाई है, तो स्ट्रेटजी को पहले बैक टेस्ट कर लीजिए। क्योंकि आप ये सोचिए, ऐसा तो है नहीं ना कि सीधा आपको प्रॉफिट ही देकर गई है स्ट्रेटजी। बीच में जब ये नीचे यहां पर आई थी 15 पॉइंट नीचे, या मान लेते कि वो 70 पॉइंट नीचे आई होगी, तो फिर आपकी दिल की धड़कनें क्या बता रही थी? फिर आप हो सकता है डर के मारे पोजीशन काट देते। लेकिन अगर आपने टेस्टिंग कर रखी होगी तो फिर आप पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करेंगे वहां से, फिर आप बन के बैठे रहेंगे, क्योंकि आपने वो लॉस ऑन पेपर एक्सेल शीट देखा है या अपने हाथ से लिखा है। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि स्ट्रेटजी जहां से मर्जी आई है आपके पास, चाहे आपके माइंड की उपज है या किसी और के माइंड की उपज है, किसी और ने आपको प्रोवाइड करी है, किसी और ने टेस्ट करके भी दिया है, उसके बावजूद आप अपने एंड के लिए जरूर टेस्ट कीजिए, क्योंकि मेरी रिस्क एपेटाइट और आपकी दोनों की अलग अलग होती है। बिल्कुल। और सर फ्यूचर्स का जब मूवमेंट आएगा, मेरे को लगता नहीं सबके पास होता है वो एपेटाइट हैंडल करने का। करेक्ट करेक्ट। जब 2 लाख रुपए लगे हुए हैं, I'll tell you very frankly, ये बात ज्यादातर लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन someone has to say this. फ्यूचर्स का मार्जिन रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, और लॉट साइज है 7 लाख रुपए। लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मतलब मेरी कैपेसिटी है फ्यूचर को परचेज करने की। नहीं, अगर आपके पास कम से कम 3.5 लाख रुपए नहीं है तो फ्यूचर परचेज करने की कैपेसिटी नहीं है आपके पास। ओके, मतलब M2M सेटल करने के लिए, M2M सेटल, आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए पैसा चाहिए। यहां पर अगर थोड़ी देर के लिए कोई सिस्टम हैंग हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो कहीं आपका बीपी तो शूट नहीं कर जाएगा, कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा? तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये लोग सोचते नहीं है। हर कोई ट्रेड लेने से पहले सिर्फ ये सोचता है कि इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है मुझे। हर किसी ने ये सोचा है अभी तक कि इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अभी तक किसी ने सोचा नहीं इसमें लॉस कितना हो रहा है। तो इसलिए मैंने सबसे पहली चीज ये बताई थी कि जैसे ही आप पहला टारगेट अचीव करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे जरूर ले आइएगा, क्योंकि यहां पर हमारा रिस्क मैनेजमेंट सेटल हो जाता है। और उससे पहले हमारा जो सुपर ट्रेंड लगा हुआ है वो हमारा स्टॉप लॉस पहले से डिफाइंड है। तो स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले आपको टारगेट पता हो या ना पता हो, आपको स्टॉप लॉस जरूर पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको कम से कम भी अगर 7 लाख का प्रोडक्ट है, या मैं ऐसे बोलूं कि अगर 1 लाख का मार्जिन चाहिए, तो आप कम से कम इसमें 30, 40, 50% एक्स्ट्रा मेंटेन करके रखिए।
और अगर आपको लगता है कि इतना पैसा नहीं है मेरे पास, मान लो निफ्टी बैंक को ट्रेड करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, अगर आपके पास 2 लाख रुपए का मार्जिन नहीं है तो मत कीजिए इसमें ट्रेड, आप सिल्वर माइक्रो में ट्रेड कर लीजिए, आप गोल्ड पेटल में ट्रेड कर लीजिए, आप गोल्ड मिनी में ट्रेड कर लीजिए, आप छोटे प्रोडक्ट में ट्रेड कर लीजिए, आप कल ट्रेड कर लीजिएगा, जब पैसे आएंगे तब ट्रेड। ये मार्केट कहीं नहीं जा रही है, देयर विल ऑलवेज बी मोर अपॉर्चुनिटीज टुमारो देन यस्टरडे। जब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था 17 ईयर्स अगो, उस समय एनएससी पे और बीएससी पे सब पे मिला के 2500 स्टॉक्स ट्रेड हुआ करते थे। आज 6500 से ज्यादा स्टॉक्स ट्रेड होते हैं एनएससी बीएससी को मिला के। तब उस समय कोई क्रिप्टो नहीं हुआ करती थी, आज क्रिप्टोज भी हैं। तब उस समय कमोडिटी मार्केट की बहुत सारी कमोडिटीज नहीं हुआ करती थी, आज 9 तो मेटल्स और एनर्जी है और कई 10-15 कमोडिटीज एग्रीकल्चर की है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेक्स की मार्केट्स हो गई। तो बहुत सारी मार्केट्स हैं जो इंडियन मार्केट, इंडियन रेगुलेटर अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल यूएसडी, आईएनआर, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई आज की डेट में ट्रेड नहीं हो रहे, लेकिन मे बी रेगुलेटर उसको जल्दी अलाउ कर दे। और आज अप्रोक्सीमेटली 6000 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक्स हमारी इंडियन मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। अगर आपको यही स्ट्रैटेजी किसी और मार्जिन के पैसे नहीं है तो आप स्टॉक्स में यूज कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम में यूज कीजिए, इसको डेली चार्ट पे यूज कीजिए। वहां पर आप 1 शेयर परचेज कर सकते हैं, 10 परचेज कर सकते हैं। You do not have to make the entire money in the world. You just have to make money. जितना पैसा है उससे कितना पैसा बन सकता है, आपको सिर्फ ये सोचना है। आपको ओवरनाइट अमीर नहीं बनना है। बिल्कुल। हमें ज्यादातर लोगों को बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाना है। आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, आपको ज्यादा टाइम तक पैसा चाहिए। ज्यादातर लोग इस बात को भूल जाते हैं। उन्हें ओवरनाइट यहां से इमीडिएटली कसिनो की तरह वो आते हैं और उसी की तरह उसको सोचते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। आपको कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है। हाई रिटर्न्स इन द मार्केट इज हाईली ओवररेटेड। व्हाट्स अंडररेटेड इज कंसिस्टेंसी। आपने नोटिस किया कि मैंने रैंडमली आपकी मर्जी का स्टॉक, आपकी मर्जी का टाइम फ्रेम, मैंने वो सारा पिक किया और उसके बाद जब उसको मैंने ट्रेड किया है, वो कंसिस्टेंसी दिख रही है हमें स्ट्रेटेजी के अंदर। बिल्कुल। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अब जैसे अगर हम इसको 50 पीरियड ईएमए कर देंगे और एसएमए भी कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कोई नहीं करेगा। वो रादर यहां पे जाएंगे 9 पीरियड ईएमए पे कि ज्यादा ट्रेड मिल जाए समहाउ। बिल्कुल। तो लोगों को ज्यादा ट्रेड चाहिए, ये थॉट प्रोसेस गलत है। तो आई होप आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी और इतना जो भी हमने किया है ये आपका नेचर, आप लोगों में से कुछ लोगों की हैबिट सुधारने के लिए है। तो प्लीज इसे एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा और खुद के बिहेवियर को एनालाइज करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाए। और अगर किसी को स्कैल्पिंग के बारे में जेन्युइनली सीखना समझना है और इन डेप्थ इसी में मास्टरी करनी है तो हिमांशु सर के साथ हमने एक इन डेप्थ कोर्स बनाया है आप सभी लोगों के लिए जिनको स्पेसिफिकली स्कैल्पिंग को मास्टर करना है, उन्हीं के लिए है वो कोर्स। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर सब कुछ अच्छा लगे, क्योंकि वहाँ पे 2-3 स्ट्रैटेजीज उस कोर्स में कवर करी है हमने। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद को एनरोल करने के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने उसे रखा है ताकि वो आप में से कई सारे लोग उसे एक्सेस कर पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो बहुत सारे ट्रेडर्स तक पहुंच पाए। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके फीड में आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।